ओके सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लिपिड्स के बेसिक्स के बारे में स्टडी किया था कि लिपिड्स कैसे होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होते हैं जो किसी बॉन्ड के थ्रू, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, ईस्टर बॉन्ड के थ्रू फैटी एसिड से लिंक होते हैं। उसके बाद कौन कौन से फैटी एसिड्स होते हैं वो भी हमने देखा था। तो फैटी एसिड्स में हमने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं, लॉरिक एसिड से एराकिडोनिक एसिड तक। आज जो हम पढ़ेंगे वो होता है मेल्टिंग टेम्परेचर के बारे में। तो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है? मेल्टिंग टेम्परेचर को हम टीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वो टेम्परेचर होता है एट द टेम्परेचर एट विच की कोई भी जो फैट होता है या लिपिड होता है वो या तो जेल स्टेट में होगा या तो लिक्विड स्टेट में होगा। तो 50% वो वो सब्सटेंस, वो लिपिड मॉलिक्यूल जेल से लिक्विड स्टेट में जिस टेम्परेचर पे आ जाए उसी टेम्परेचर को हम मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हम जब एक ग्राफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जैसे जैसे मेल्टिंग जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे मेल्टिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। ओके, जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे मेल्टिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हम देखते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ, जैसे जैसे बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं, डबल बॉन्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे मेल्टिंग टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर या टीएम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेन लेंथ के साथ। दैट मीन्स कि जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज होगी कि 12 कार्बन है, 14 कार्बन है, 16 कार्बन है, 18 कार्बन है, वैसे वैसे मेल्टिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। और मेल्टिंग टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से। दैट मीन्स कि जितने ज्यादा डबल बॉन्डिंग इंक्रीज होती चली जाएगी उतने ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। ये इस वजह से होता है, इसके पीछे भी रीजन होता है कि कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ता है तो मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि देखो, जब भी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, तो डबल बॉन्ड्स भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, या तो सिस होता है या तो ट्रांस होता है। अब सिस और ट्रांस क्या है? अगर कोई कार्बन मॉलिक्यूल है उसके दो तरफ CH2 प्रेजेंट है और दो सेम साइड पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है सेम साइड पे, तो हम इसको कहते हैं ये कैसा बॉन्ड होता है? इस बॉन्ड को हम कहते हैं कि ये सिस बॉन्ड है अगर सेम साइड पे है तो। और अगर CH2, अगर इस तरीके से ये बॉन्ड प्रेजेंट है कि हाइड्रोजन और CH2 अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है तो हम इसको ट्रांस कहते हैं। तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें ज्यादातर सिस वाला बॉन्ड लिपिड्स में फेवरेबल होता है। ज्यादातर जो भी डबल बॉन्ड्स होते हैं वो सारे बॉन्ड्स कैसे होते हैं? सिस होते हैं। क्योंकि अगर सिस डबल बॉन्ड होते हैं तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसमें दो फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें अगर सिस वाला डबल बॉन्ड होता है तो वैसे किंग प्रोवाइड करता है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही लेयर है तो अगर उसमें दो लिपिड्स के बीच में इस तरीके से किंग प्रेजेंट होता है तो उसको ब्रेक करना, उसमें अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो वो जल्दी से कम टेम्परेचर पे भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे मेल्टिंग टेम्परेचर और डबल बॉन्ड के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। और चेन लेंथ का ये है कि जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें कॉम्पैक्शन बढ़ता चला जाता है। और अगर कॉम्पैक्शन बढ़ जाएगा तो उस कॉम्पैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होगा वो ज्यादा चाहिए होगा। दैट इज वाई कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो चेन लेंथ के साथ इंक्रीज होता रहता है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, क्योंकि डबल बॉन्ड्स स्ट्रक्चर में किंग को प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर जो भी डबल बॉन्ड्स प्रेफरेबल हैं वो कैसे हैं? वो सिस डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, पूफा का मैंने बता दिया कि पॉली अनसैचुरेटेड है, उसमें मोर देन वन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। पोजीशन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस में कहाँ पे होता है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि वो पॉली अनसैचुरेटेड है या फिर वो मोनो अनसैचुरेटेड है। और वो उसकी ओमेगा पोजीशन कैसे निकालेंगे? हम उसके कार्बन नंबर में से डबल बॉन्ड की पोजीशन को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो ओमेगा 3 है या ओमेगा 6 फैमिली को बिलोंग कर रहा है। ओके, उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होते हैं। जो पूफा हैं वही हमारी बॉडी के एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, क्योंकि हम उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते हमारी बॉडी में, हमें उनको डाइट से ही लेना पड़ता है। ओके, अब हमने आपको शुरू में
फैटी एसिड्स का एक फंक्शन बताया था कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह भी काम करते हैं। तो जो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें इकैनोसॉइड्स जो होते हैं वो काम करते हैं एज अ किसकी तरह, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह। कैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसमें दो फैटी एसिड्स होते हैं। किसी भी लिपिड के मॉलिक्यूल में ट्राइसाइड ग्लिसरॉल में डाइसाइड ग्लिसरॉल में आप देखेंगे कि दो फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल की बैकबोन से जुड़े हुए होते हैं। तो जनरली एक तो जो फैटी एसिड होगा होगा सेकंड वाला जो फैटी एसिड होता है वो ज्यादातर कौन सा फैटी एसिड होता है, एरिकोडोनिक एसिड होता है। ओके, ये जो एरिकोडोनिक एसिड है ये 20 कार्बन का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर में। तो एक एंजाइम होता है जो लिपिड्स को ब्रेक करने वाला एंजाइम होता है, उसको हम फॉस्फोलाइपेज कहते हैं। तो यहाँ पे एरिकोडोनिक एसिड को उसमें से ब्रेक करता है एंजाइम PLA2। ठीक है, उसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद इसी एरिकोडोनिक एसिड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एरिकोडोनिक एसिड को ब्रेक करने का काम किया था फॉस्फोलाइपेज A2 ने। अब इसके ऊपर दो एंजाइम्स काम करते हैं। एक एंजाइम होता है कॉक्स एंजाइम। कॉक्स क्या है, साइक्लोऑक्सीजनेज। साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम क्या करता है, इसको एरिकोडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन आगे चल के थ्रोम्बोक्सेन बनाता है या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन बनाता है। तो पता ही होगा आप लोगों को कि थ्रोम्बोक्सेन का काम कहाँ पे होता है, जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसमें प्लेटलेट एग्रीगेशन में काम होता है। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन में काम होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन का कहाँ पे काम होता है, इन्फ्लेमेशन एंड पेन में। जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो पेन जो होता है, पेन के लिए यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड प्रोस्टासाइक्लिन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद इसको इनहिबिट करने वाला जो ड्रग या मेडिसिन ली जाती है वो कौन सी होती है, मिथाइल सैलिसाइलेट, जैसे कि एस्पिरिन, डिस्पिरिन। ओके, और कोरोना के टाइम पे कौन सी आई थी, इकोस्प्रिन। ये सारी इसको इनहिबिट कर देती हैं। अगर ये नहीं बनेगा तो हमें, क्योंकि ये हम पेन में, जब हमें पेन होता है तो हम यही मेडिसिन लेते हैं बेसिकली। तो उसमें ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से जो पेन का प्रोडक्शन हो रहा था वो इनहिबिट हो जाता है। ओके, उसके बाद दूसरा एंजाइम जो है दैट इज लाइपोऑक्सीजनेज। लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एरिकोडोनिक एसिड को ल्यूकोट्रीन्स में। ल्यूकोट्रीन A4 में। ल्यूकोट्रीन फिर कन्वर्ट होता है ल्यूकोट्रीन B4 में एंड ल्यूकोट्रीन D4 में। ये जो ल्यूकोट्रीन्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्रोंकियो ब्रोंक्यूल्स में कंस्ट्रिक्शन कॉज कर देते हैं। जब हमारे ब्रोंक्यूल्स में कंस्ट्रिक्शन हो जाता है तो हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा या फिर अस्थमा लाइक सिम्टम्स होंगे। ओके, इसको भी इनहिबिट करने वाले जो ड्रग्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोन। ओके, तो ये इसको इनहिबिट कर देता है। और ये जो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ब्रेक करने वाला जो एंजाइम था फॉस्फोलाइपेज A2, ये ज्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये स्नेक वेनम में। स्नेक वेनम में भी किसमें, रैटल स्नेक में या कोबरा के वेनम में प्रेजेंट होता है, एज वेल एज हनी बी की बी टॉक्सिन में भी प्रेजेंट होता है फॉस्फोलाइपेज A2। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एरिकोडोनिक एसिड प्रेजेंट था, उसको PLA2 ने ब्रेक किया, उसको ऊपर काम किया कॉक्स एंजाइम ने, साइक्लोऑक्सीजिनेज ने, और बना दिया प्रोस्टाग्लैंडिन H2। प्रोस्टाग्लैंडिन ब्रेक हुआ थ्रोम्बोक्सेन में एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन में। थ्रोम्बोक्सेन का काम होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाना एंड ब्लड क्लॉटिंग करवाना। प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन के टाइम के, पेन एंड इन्फ्लेमेशन के लिए। इसको इनहिबिट करने वाला जो ड्रग होता है वो मिथाइल सैलिसाइलेट होता है, दैट इज द एस्पिरिन, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, ये सारे। उसके बाद
यही एराकिडोनिक एसिड को लाइपो ऑक्सीजनेज काम करता है और उसको कन्वर्ट करता है ल्यूकोट्रीन्स में। ल्यूकोट्रीन ए4 वो कन्वर्ट होता है ल्यूकोट्रीन बी4 में एंड ल्यूकोट्रीन डी4 में, और ये कॉज करते हैं ब्रोंकियोल डिस्ट्रेस। दैट मीन्स कि अस्थमा लाइक सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इसको ब्लॉक करने वाला जो ड्रग होता है वो प्रेडनिसोन होता है। ओके, ये जो इकानोसॉइड्स होते हैं, ये जितने भी बने हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन्स, ल्यूकोट्रीन्स, ये सारे क्या हैं, इकानोसॉइड्स हैं जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है तो इनका कोई रिसेप्टर भी होगा। तो इनका रिसेप्टर कौन होता है? इनका रिसेप्टर होता है जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं। और इनकी बहुत इनकी जो लाइफ होती है बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। हाफ लाइफ जो होती है वो इनकी बहुत शॉर्ट होती है। तो इस हाफ शॉर्ट लाइफ में ये बहुत ही सिर्फ पैराकाइन सिग्नलिंग को ही शो कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि लिपिड्स ने काम किया एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अब यही लिपिड जो होते हैं वो कैसे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि लिपिड्स ही हैं। तो अगर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर द वाटर soluble सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, क्या होते हैं? सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। दैट मीन्स कि फैटी एसिड की आर चेन है CH3, ये पूरी चेन है। लास्ट में उसमें C डबल बॉन्ड OH होता है, तो CO माइनस हो गया। अब यहाँ पे कोई भी आपका सोडियम लिंक हो सकता है या फिर कोई भी पोटेशियम मॉलिक्यूल लिंक हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई जो स्टेन्स हैं वो ज्यादातर कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो फैट्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, ये उनके अराउंड एक क्या फॉर्म कर लेते हैं? माइसिली फॉर्म कर लेते हैं। और इस माइसिली के बीच में हमारा स्टेन होता है नॉन पोलर। और इन जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, इनकी टेल जो है वो भी नॉन पोलर है। तो ये क्या करती है? इस माइसिली के फॉर्म में उस स्टेन को रिमूव कर देती है। ओके, अब जैसे सोप का एग्जाम्पल जो है वो हमें देखना है। सोडियम स्टीयरेट, 18 सोडियम का सॉल्ट होता है और 18 कार्बन का स्टेरिक एसिड है। तो सोडियम स्टीयरेट हो गया। उसके बाद डिटर्जेंट्स की बात करते हैं, तो एनायनिक डिटर्जेंट, इसमें सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि कौन कौन से एनायनिक डिटर्जेंट है और उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है। एनायनिक डिटर्जेंट बहुत कॉमन है, एसडीएस है। सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, सल्फेट होने की वजह से उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसको हम कहाँ और पढ़ते हैं? इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद आता है केटायनिक डिटर्जेंट। केटायनिक डिटर्जेंट है तो इसमें एग्जाम्पल होता है सी टैब। चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, यानी इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल ट्राइटॉन एक्स होता है या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, अब हम बात करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स की। ये क्या होते हैं? फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स बेसिकली हमारे जो होते हैं वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं। फैट्स एंड ऑयल को हम कह सकते हैं कि दे आर द एसोसिएशन ऑफ, जब यही फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आपस में जुड़ गए तो इन्होंने बना दिया फैट या फिर ऑयल। फैट जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है और या जेल स्टेट में होता है, और जो ऑयल होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। तो अगर ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसा होता है? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखो, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया ग्लिसरॉल। ओके, अब अगर इस ग्लिसरॉल से यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड के थ्रू एक फैटी एसिड जुड़ जाता है तो हम इसको कहते हैं, ये हो गया मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। ओके, अगर इसके ऊपर ईस्टर बॉन्ड से एक और फैटी एसिड जुड़ गया तो हम इसको डैक कहते हैं, डाइएसाइल ग्लिसरॉल। और अगर इसमें ईस्टर बॉन्ड के थ्रू एक और फैटी एसिड जुड़ गया तो हम इसे टैग कहते हैं, दैट इज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। और यही ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल विच इज लिंक्ड विद 3 फैटी एसिड्स, तो हम इसको ही क्या कहते हैं? इसी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को ही हम क्या कहेंगे? लिपिड मतलब फैट कहेंगे या फिर ऑयल कहेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि उसके साथ फैटी एसिड कैसा जुड़ा हुआ है, कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ा हुआ है या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बॉन्ड के साथ देखिए कैसा होता है।
ये फर्स्ट चेन हो गई, सेकंड चेन हो गई, थर्ड चेन हो गई। ये किसका स्ट्रक्चर है? टैग का है, दैट इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब यही फैटी एसिड, अब ये जो इसमें फैटी एसिड्स लगे हुए हैं, अगर ये फैटी एसिड सैचुरेटेड होंगे, ये तीनों ही फैटी एसिड सैचुरेटेड हैं या फिर ये अनसैचुरेटेड हैं, इसी बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो ट्राइसाइक्लिसरॉल होगा ये फैट होगा या फिर ये ऑयल होगा। अगर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो ये फैट होगा, और फैट जो होते हैं वो ज्यादातर एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। और अगर इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लिंक है तो ये ऑयल होगा, और ऑयल हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल आर फैट्स। और ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? ये जो बॉन्ड है ये ईस्टर बॉन्ड है, ये बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड है। इसको ही हम कहते हैं न्यूट्रल फैट, न्यूट्रल फैट या फिर न्यूट्रल ऑयल भी कहते हैं। न्यूट्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और ये कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर है। क्योंकि भले ही फैटी एसिड जो थे वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स थे, पोलर नॉन पोलर दोनों थे, लेकिन जब ये ग्लिसरॉल के साथ जुड़ गए तो इनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया है, और अब ये कैसे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। एंड एनिमल्स में ये जो फैट होते हैं या ऑयल्स होते हैं, यही एनर्जी स्टोरेज फॉर्म होते हैं, फैट्स ये वही होते हैं। ओके, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है वो डिपेंड करेगा, वो बताएगा कि ये फैट रहेगा या फिर ऑयल रहेगा। ठीक है, फैट है तो उसको हाई मेल्टिंग टेम्परेचर चाहिए, और अगर ऑयल है तो उसको लो मेल्टिंग टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, और रूम टेम्परेचर पे ये जो फैट्स होते हैं ये जेल स्टेट में होते हैं, और ये जो ऑयल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट पे होते हैं। ओके, उसके बाद हमने बताया था आपको वैक्सेस, तो दिस वाज अबाउट द ट्राइग्लिसरॉल। उसके बाद हमें देखना है वैक्सेस क्या होते हैं। वैक्सेस मैंने आपको बताया भी था कि क्या होते हैं। मोनोएसाइल मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होते हैं, मतलब इसमें एक फैटी एसिड तो चेन जुड़ेगी ही, लेकिन वो फैटी एसिड चेन जो जुड़ती है, जिस अल्कोहल से जुड़ती है, वो कैसा होता है? वो सिर्फ एक मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है, उसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसमें सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि बीज वैक्स होता है, ओके, कार्नोबा वैक्स होता है, एंड स्पर्मासिटी वैक्स होता है। ये तीन टाइप्स के वैक्स हैं। ये जो वैक्स होते हैं इनका वेरी हाई टीएम होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर इनका बहुत हाई होता है, एंड विस्कोसिटी भी बहुत हाई होती है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे सिंपल लिपिड्स थे। अब हमें पढ़ना है डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं। डिराइव्ड लिपिड्स जो सिंपल लिपिड्स होते हैं उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि कोई भी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल फैटी एसिड की चेन्स के साथ लिंक्ड होता है। ठीक, तो वो सिंपल लिपिड्स होते हैं। डिराइव्ड लिपिड्स में क्या होगा कि ग्लिसरॉल होगा, उसके साथ लिंक कोई फैटी एसिड होगा, और उस ग्लिसरॉल के साथ कोई और भी मॉलिक्यूल लिंक होगा। वो कोई और मॉलिक्यूल अगर फॉस्फेट है तो हम उसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं, और अगर कोई और मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है तो हम उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ठीक है, तो इन डिराइव्ड लिपिड्स में अलग अलग टाइप के लिपिड्स हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट लिपिड्स होते हैं कि मेम्ब्रेन में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड या फिर ग्लाइकोलिपिड। उसके बाद स्पिंगोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग टाइप के डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब।